नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक लंबाई का मापन। देखिए, हमने लंबाई के बारे में पढ़ा है, ये पढ़ा है कि लंबाई एक मूल भौतिक राशि होती है। तो आज हम उसका मापन पढ़ने वाले हैं, लंबाई का मापन। इस वीडियो में आप देखेंगे कि लंबाई को हम किस तरीके से मापेंगे। विद्यार्थियों, लंबाई एक मूल भौतिक राशि होती है। पहली बात तो आपको यही समझनी है कि हमने लंबाई को मूल भौतिक राशि ली है। ये एक मूल भौतिक राशि होती है और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है, एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति में इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है वो भी हमने आप लोगों को बता दिया है। मात्रक होता है मीटर। देखिए विद्यार्थियों, सभी जो पिंड है, दूरियां है, वो मीटर की रेंज में नहीं होती। कुछ अति सूक्ष्म दूरियां भी होती है, कुछ वृहद दूरियां भी होती है। उन सब का मापन करने के लिए विद्यार्थियों हमें मीटर के अलावा दूसरे मात्रकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि हम उन मात्रकों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम अन्य मात्रक कौन कौन से प्रयोग में लेते हैं, इसके बारे में भी हम यहां पर अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म दूरियों और वृहद दूरियों का मापन करने के लिए कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम सूक्ष्म दूरियों का मापन करने के लिए, छोटी दूरियों का मापन करने के लिए हमारी प्रयोगशाला के अंदर दो यंत्र पढ़ने वाले हैं, वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज। इससे भी छोटी दूरियों का मापन करना हो तो हम गोलाई मापी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम स्पेरोमीटर कहते हैं। देखिए, आप छोटी दूरियों को कहां तक माप सकते हैं आसानी से। देखिए, स्केल जो हम यूज में लेते हैं हमारे विद्यार्थी जीवन में, स्केल की सहायता से हम 10 की घात -3 मीटर तक की जो दूरी होती है वो हम माप सकते हैं। 10 की घात -3 मीटर की दूरी का अर्थ यह है कि वो मिलीमीटर में है। दूरी किसमें है? मिलीमीटर में है। और मिलीमीटर के अंदर हम दूरियों का मापन स्केल की सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, कुछ उपकरण और होते हैं, जैसे स्क्रू गेज होता है, उस उपकरण के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। और वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स ये भी एक उपकरण है और इनकी सहायता से हम बहुत छोटी दूरियों का मापन करते हैं और इनकी सहायता से 10 की घात -4 मीटर तक की दूरियों का मापन किया जा सकता है। तो 10 की घात -4 मीटर तक की जो दूरियां हैं उसको मापने के लिए हम स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। हम छोटी दूरियों की यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करेंगे। एक हमारी प्रयोगशाला में और उपकरण होता है जिसको हम कहते हैं गोलाई मापी। इसको अंग्रेजी में स्पेरोमीटर कहा जाता है। स्पेरोमीटर, इसकी सहायता से 10 की घात -5 मीटर तक की दूरियों का मापन किया जा सकता है। 10 की घात -5 मीटर तक की जो दूरियां हैं उसको मापने के लिए हम गोलाई मापी का प्रयोग करते हैं। ये जो तीनों उपकरण है, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और गोलाई मापी, क्लास 11 के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें तीनों ही हमारे शामिल हैं। तीनों को ही हम देखेंगे। देखिए, इसके बाद में यदि और इससे छोटी दूरियां हैं तो उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थी, जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से भी हम छोटी दूरियों का मापन करते हैं और उसमें हम अलग अलग सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करेंगे। और देखिए विद्यार्थी, यदि सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश किरण पुंजों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी भी अलग अलग प्रकार के हम लेंगे। और सूक्ष्मदर्शी के अंदर यदि हम प्रकाश, ये सूक्ष्मदर्शी प्रकाश पुंज का प्रयोग करके दूरियों का मापन करेंगे, प्रकाश का प्रयोग करते हुए, यदि प्रकाश पुंज का उपयोग करते हुए यदि सूक्ष्मदर्शी से दूरियों का मापन करें तो हम 10 की घात -7 मीटर तक की दूरियों का मापन कर लेते हैं। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए
कि जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसमें प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम 10 की घात -7 मीटर तक की दूरियों का मापन कर सकते हैं। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है उस कोटि की हम दूरियों का मापन कर सकते हैं। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो 10 की घात -7 मीटर की कोटि की होती है। कोटि का मतलब उस रेंज में होती है। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाता हूं। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है विद्यार्थियों 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जो ए के ऊपर 0 लगा हुआ है इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए 0 से पुट कर रहे हैं, इसका मान होता है 10 की घात -10 मीटर। तो जो सूक्ष्मदर्शी है, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से हम 10 की घात -7 मीटर, इसका 10 की घात -10 से गुणा करेंगे। यहां से 3 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे तो 3.8 गुणा 10 की घात -7, इसको 7.8 गुणा 10 की घात -7 की कोटि की होती है। ये जो डिस्टेंस तरंगदैर्घ्य होती है 10 की घात -7 मीटर की कोटि की होती है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी है जिसमें प्रकाश किरण पुंज का प्रयोग किया जाता है 10 की घात -7 मीटर की दूरियों का मापन कर सकते हैं। यदि इसी सूक्ष्मदर्शी के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करें, इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करते हैं, तब हम 10 की घात -10 मीटर तक की दूरियों का मापन कर सकते हैं। और जो अणु होते हैं, अणुओं का जो आकार होता है वो विद्यार्थियों 10 की घात -8 मीटर से 10 की घात -10 मीटर तक की कोटि का होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है, देखिए जब प्रकाशिक पुंज का प्रयोग किया जाएगा तो उस सूक्ष्मदर्शी को हम प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है उस सूक्ष्मदर्शी में तो उस सूक्ष्मदर्शी को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहेंगे तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 10 की घात -10 मीटर तक की दूरियों का मापन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अणुओं का आकार भी उसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी, इससे जो छोटी दूरियां हैं उनको अलग अलग अपरेटस की सहायता से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम फाइंड आउट करते हैं। वैज्ञानिक लोग अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये हम अति सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरीके से हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। हम एक विधि भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन किस तरीके से किया जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, वृहद दूरियों की यदि हम बात करें कि बहुत अधिक दूरियां हैं तो उनका मापन किस तरीके से करते हैं, कौन से उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हम छोटी मोटी जो दूरियां होती है किलोमीटर में, तो उनको तो हम फीते की सहायता से भी माप सकते हैं। उनको मापने का सरल तरीका है। लेकिन जैसे बहुत अधिक दूरियां हैं, जैसे आकाशीय पिंडों की चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनको तो हम फीते से तो नहीं माप सकते, मापने का उपकरण नहीं हो सकता। तो उनको अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए हम उनका मापन करते हैं। देखिए विद्यार्थी, जो सूक्ष्म दूरियां होती है उनको मैं आपको यहां पर बताऊंगा, वृहद दूरियों का भी बताऊंगा। फिर वृहद दूरियों और सूक्ष्म दूरियों का मापन करने की जो 2 विधियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और वृहद दूरियों के मापन के लिए जो कौन से मात्रक, विशेष रूप से कुछ मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं, उन मात्रकों का भी हम यहाँ पर प्रयोग बताने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते भी हैं, हम आपको यहां पर बता रहे हैं। देखिए ध्यान देंगे आप सारे विद्यार्थी। सर्वप्रथम दूरियों का मापन के लिए, दूरियों के मापन में विभिन्न जो मात्रक आते हैं उनके बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। और विभिन्न मात्रकों को हम मीटर की टर्म्स में ही लिखेंगे। किसके टर्म्स में लिखने वाले हैं विद्यार्थियों? मीटर की टर्म्स में ही लिखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम छोटी दूरियों को लेकर चल रहे हैं। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का मतलब है 10 की घात -1 मीटर। आप देखते जाइए, समझते जाइए, इन सबको याद भी रखना है। 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया है 10 की घात -2 मीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया है विद्यार्थियों 10 की घात -3 मीटर। ये आप लोग जानते हैं। इसके अलावा बाद में हम चलते हैं माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, एक जो माइक्रोमीटर होता है उसको हम 10 की घात -6 मीटर कहेंगे। फिर हम 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर। विद्यार्थियों उसके बाद में हम बात करेंगे 10 की घात -12 वाला, जो इसको हम पिकोमीटर कहते हैं। तो एक जो पिकोमीटर होता है वो होता है 10 की घात -12 मीटर। इसके बाद में हम फेप्टोमीटर भी आता है, जिसको हम 1 फर्मी कह देते हैं। 1 फर्मी का मतलब यहां पर 10 की घात -15 मीटर से है। इसके अलावा छोटी दूरियों का मापन हम एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं। तो एक जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 की घात -10 मीटर के तुल्य होता है। तो ये हमने सूक्ष्म दूरियों का मापन करने के लिए छोटी 1 मीटर से जो छोटी दूरियां हैं उसका मापन करने के लिए कौन से मात्रक यूज में लेते हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। एक एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं। एंगस्ट्रॉम को A0 लगाकर लिख देते हैं। तो ये एंगस्ट्रॉम ही है जो कि 10 की घात -10 मीटर के। फर्मी को FM से पुट करते हैं। पिकोमीटर के लिए PM यूज में लिया जाता है। नैनोमीटर के लिए NM। माइक्रोमीटर के लिए देखिए विद्यार्थियों इसको इस तरीके से लिखते हैं। एक माइक्रो को इस तरीके से लिखा जाता है। विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। और में तो MM आ जाएगा, CM आ जाएगा, DCM आ जाएगा। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब जब हम वृद्ध दूरियों की बात करें, जब बड़ी दूरियों का हम मापन करते हैं, लंबी दूरियों का मापन करते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे वो यहां पर आप देखिए। देखिए विद्यार्थियों जब हम बड़ी दूरियों का मापन करते हैं तो 1 डेकामीटर, डेकामीटर का मतलब हो गया है 10 मीटर से। देखिए विद्यार्थियों देख लेंगे आप, डेकामीटर का मतलब हो गया है 10 मीटर। फिर हम बात करेंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया है 10 की घात प्लस में 3 मीटर। फिर हम बात करेंगे 1 मेगा मीटर। मेगा का मतलब हो गया 10 की घात 6 मीटर। फिर हम बात करेंगे 1 गीगामीटर। गीगामीटर का मतलब हो गया है 10 की घात 9 मीटर। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे 1 टेरामीटर। एक जो टेरामीटर होता है 10 की घात 12 मीटर के बराबर होता है। 1 पेटामीटर का मतलब होता है 10 की घात 15 मीटर। हम कुछ विशिष्ट मात्रकों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, जो हमारे भौतिक विज्ञान में बहुत बार काम में आते रहते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषित करने वाले हैं खगोलीय मात्रक। इसको समझेंगे आप। खगोलीय मात्रक, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। AU से लिखा जाता है। इसकी परिभाषा समझेंगे। बाकी सारी जो वैल्यू है आप बहुत कुछ जानते हैं और आप इनको सीधा याद रखेंगे, इसको समझकर याद रखेंगे। देखिए क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है खगोलीय मात्रक। पृथ्वी व सूर्य के मध्य की औसत दूरी, मध्य की औसत दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लेंगे कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसको हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। AU से लिखा जाता है। देखिए विद्यार्थियों एक जो AU होता है वो होता है 1.496 इंटू 10 प्लस 11 मीटर। एक जो खगोलीय मात्रक है उसकी वैल्यू आप देख लेंगे विद्यार्थियों 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होता है। इसको लगभग हम 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। ये 1.4 को हम 1.5 ले लेंगे तब ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी।
जब कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो 1.5 भी कई जगह यूज में ले लेते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। खगोलीय मात्रक पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी के तुल्य होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक है, नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई समय का मात्रक हो, बट ये इसको हम लाइट ईयर कहते हैं, LY से लिखा जाता है। यह है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको हम दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, जो प्रकाश वर्ष है, जैसे दूरी बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय। तो जो चाल है प्रकाश की उसको तो हम 3 गुणा 10 की घात 8 ले लें, और जो समय है वो है एक वर्ष। एक वर्ष का मतलब हो गया 365 दिन, और उनमें सभी में 24 घंटे और 3600 सेकंड होता है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे, तो एक जो प्रकाश वर्ष है उसके तुल्य वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। एक जो प्रकाश वर्ष है उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। एक बार समझ लेंगे इसको। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय दूरी। तो देखिए विद्यार्थी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, और चाल प्रकाश की यहां पर होती 3 गुणा 10 की घात 8, और समय एक साल में तय की गई दूरी होती, एक वर्ष में तय की गई दूरी होती। तो एक वर्ष में समय कितना हो गया, 365 तो दिन हो गए, और उसमें सभी में 24 घंटे हो तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने इस समय को लिया सेकंड में, तो एक वर्ष में जो सेकंड होते हैं वो 365 गुणा 24 गुणा 3600 होता है। तो इसको हमने इसकी चाल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में प्रकाश वर्ष की वैल्यू आ गई है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे पारसेक। पारसेक क्या होता है, ये देखो थोड़ी सी यहां पर जगह पड़ी है, इस जगह में हम बात करेंगे। ये इसके बाद का ही बिंदु है कि पारसेक क्या है। विद्यार्थी, पारसेक की जो वैल्यू होती है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, 3.08 इंटू 16 मीटर होती है। एक पारसेक किसके तुल्य होगा, 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। तो ये वृद्ध दूरियों को मापने के लिए पारसेक, खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ये किसके तुल्य होता है ये समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आपके पास में एक वृत्त का खंड है, यहां वाला एंगल आपके पास में है 1 सेकंड का। यदि 1 AU के द्वारा, देखो ध्यान देना, 1 AU का मतलब हो गया है आपके पास में यहां से लेकर यहां तक जो चाप है वो है 1 AU, कि एक खगोलीय मात्रक चाप के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण यदि 1 सेकंड का है, तो यहां से ये जो दूरी है, जो त्रिज्या है, वो 1 पारसेक होगी। किसके तुल्य होगी, इसको देखिए परिभाषा को समझ लेंगे कि जो चाप है उसकी लंबाई तो है आपके पास में खगोलीय मात्रक के बराबर, खगोलीय मात्रक के बराबर, तब जो त्रिज्या है वो 1 पारसेक के तुल्य होगी। यदि एक खगोलीय मात्रक के द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण है वो 1 सेकंड का है, तो जो त्रिज्या है वो 1 पारसेक के तुल्य होगी। देखिए मैं आपको वापस याद दिलाता हूं कि हमने ये पढ़ा था कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे में त्रिज्या। तो यहां से जो त्रिज्या है विद्यार्थियों, त्रिज्या की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। जो त्रिज्या है वो आ जाएगी चाप बट्टे में कोण, और जो चाप है वो है 1 AU के बराबर। 1 AU के बराबर हमारे पास में यहां पर चाप है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 1 AU बट्टे में जो कोण है वो है 1 सेकंड का। 1 सेकंड का। कल जो हमने वीडियो, जो लास्ट टाइम पर हमने वीडियो देखा था, उसके अंदर मैंने 1 सेकंड का जो कोण है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना आप लोगों को बताया था। तो जो 1 AU है उसकी वैल्यू तो हमारे पास में क्या है,
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब एक सेकंड जो किसके तुल्य होगा, एक सेकंड को देखिए हम किसके तुल्य पुट कर सकते हैं। एक सेकंड बराबर एक सेकंड का जो कोण होता है उसको हम पुट कर सकते हैं 1/60 मिनट के, और 1 में जो 60 मिनट है उसको हम 1/60 गुणा 1/60 डिग्री के इक्वल पुट कर सकते हैं, और इस डिग्री के स्थान पर हम पुट कर देंगे 1/60 गुणा 1/60, ये तो पढ़ा ही है, और इसको हम एक पाई बट्टे में 180 रेडियन पुट कर देंगे। तो हमारे पास में एक सेकंड की जगह हम ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो आपके पास में जो एक पारसेक है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए समझ लीजिए कि त्रिज्या है वो तो 1.496 इंटू 10⁻11 पड़ी है। अब ध्यान देना, ये वाली जो बट्टे वाली यहां पर इसका भाग लगाएंगे तो 1/60, तो 60 है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला बट्टे में है 60 तो ऊपर चला गया, फिर गुणा में आपके पास में फिर से 1/60 तो ये वाला 60 भी ऊपर चला गया, फिर आपके पास में है पाई बट्टे में 180 तो 180 ऊपर चला गया, और पाई नीचे यहां पर आपके पास में रह गया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में एक पारसेक की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो प्राप्त होगी 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को ये मैंने थोड़ा सा फास्टली बताया है, आप इसे समझने के लिए धीरे धीरे इसको 2 बार देख लीजिए, डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक एयू मतलब एक खगोलीय मात्रक के चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण यदि 1 सेकंड है तो उसकी जो त्रिज्या है वो 1 पारसेक के तुल्य होगी। किसके तुल्य होगी? 1 पारसेक के तुल्य होगी। आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, आपको इस चैप्टर की जो नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए विद्यार्थी, उसके अलावा हमने आप लोगों को एक एंगस्ट्रॉम तथा फर्मी के बारे में भी बता दिया है। ये भी विभिन्न जो विशेष प्रकार के मात्रक होते हैं दूरी का मापन करने के लिए या लंबाई का मापन करने के लिए। अब हम वृद्ध दूरियों का मापन किस विधि से करेंगे, जैसे हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो फीते की सहायता से या किसी व्यवहारिक तरीके से नहीं माप सकते, उनको कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करते हुए मापन करेंगे। तो कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं जिससे पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी या अन्य ग्रहों की, अन्य पिंडों की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे हम आगे। दोस्तों, अब हम बड़ी दूरियों का मापन किस तरीके से करेंगे उसका अध्ययन यहां पर करने वाले हैं। वृद्ध दूरी, वृद्ध का मतलब हो गया बड़ी दूरियों का मापन। वृद्ध दूरियों का मापन किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, इसके लिए हम एक विधि यहां पर पढ़ने वाले हैं जिसको हम लंबन विधि कहते हैं। लंबन विधि क्या है? जैसे हमारे को पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो खगोलीय पिंड है उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उनके आकार के बारे में कैसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, यहां से पृथ्वी से सूर्य के बीच की डिस्टेंस किसी फीते की सहायता से नहीं माप सकते, किसी उपकरण को भेजकर नहीं माप सकते, कैसे मापा जाएगा। और देखिए, यहां पर पृथ्वी पर बैठे बैठे ही उनकी एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है, उनका एग्जैक्ट जो आकार है वो फाइंड आउट किया गया है। कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया है इसको आप समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो विधि है उसका नाम है लंबन विधि, और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको आप यहां पर समझेंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई खगोलीय पिंड है, ये जो खगोलीय पिंड है वो सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, और हम यहां पर ये हमारे पास में पृथ्वी का सरफेस है। विद्यार्थियों, जो खगोलीय पिंड है वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, हमने समझने के लिए यहां पर इसको दिखा दिया है। हम विद्यार्थियों इस खगोलीय पिंड को पृथ्वी की सतह से 2 स्थानों से देखेंगे। कितने स्थानों से हम इसको देखने वाले हैं विद्यार्थियों? 2 स्थानों से। इस वाले बिंदु को मैं नाम दे दूं खगोलीय पिंड को O, तथा हम इस खगोलीय पिंड को देखने की जो बिंदु हैं वो पृथ्वी के सतह पर ही हैं, और वो 2 बिंदु हैं A तथा B।
देखिए विद्यार्थियों, ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमारे को पता होनी चाहिए। इसके साथ में यहां से ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो दूरी है ए बी वो है स्मॉल डी के बराबर। किसके तुल्य है विद्यार्थियों? स्मॉल डी के बराबर है। और यहां से ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है या ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है, ओ ए या ओ बी है, वो लगभग बराबर है और उसको हम लिख देते हैं कैपिटल डी के बराबर है। देखिए विद्यार्थियों, बिंदु ए पर खड़े होकर हम खगोलीय पिंड को जब देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर स्थिति से जो कोण है इसकी दिशा के साथ में ये कोण ज्ञात कर लीजिए, या जो पृथ्वी की सतह है यहां वाला हम कोण ज्ञात कर लेंगे, यहां वाला कोण हम ज्ञात कर लेंगे। इस बिंदु पर खड़े होकर हम ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कोण हमें पता है, ये कोण हमें पता है, तो हम इस कोण को ज्ञात कर लेंगे। पृथ्वी पर खड़े खड़े ही हम जो खगोलीय पिंड है उसके द्वारा चाप AB पर बना कोण थीटा ज्ञात कर लेंगे। देखिए एक बार फिर से समझेंगे, ये वाला कोण हम ज्ञात कर लेंगे यहां पर खड़े होकर कि जो पिंड है खगोलीय पिंड वो सतह से कितने एंगल पर है। बिंदु B पर हम ये देखेंगे कि जो खगोलीय पिंड है वो पृथ्वी की सतह से कितने एंगल पर है। ये दोनों एंगल पता है तो इस एंगल का पता लग जाएगा। थीटा हमारे पास में आ गया, AB हमारे पास में है, तो O से लेकर A तक या O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है कैपिटल D, वही खगोलीय पिंड की पृथ्वी से दूरी होती है, उसको हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहां पर जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कैपिटल D के तुल्य है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? हम जानते हैं विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला भी हमने आप लोगों को बता दिया है। कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या, चाप बट्टे में त्रिज्या। तो हमारे को यहां पर चाप तो है AB और जो त्रिज्या है वो है D के बराबर, कोण थीटा है। तो जो त्रिज्या है वो खगोलीय पिंड की पृथ्वी से दूरी है, खगोलीय पिंड की पृथ्वी से दूरी, पिंड की पृथ्वी से दूरी, वो इस फॉर्मूले में हमने इस डायग्राम में बता दिया है कि ये जो दूरी है O से लेकर A तक की, वो है O से A तक या O से B तक की दूरी है, उसको हमने कंसीडर कर लिया है D के बराबर। तो हमारे को इस D की वैल्यू ही निकालनी है, तो D त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, त्रिज्या D जो कि पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी है, जो कि चाप AB बट्टे में कोण, ये कोण है थीटा। तो विद्यार्थियों जो पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी है D, वो आ जाएगी चाप AB, जो आप ज्ञात कर लेंगे पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और जो कोण है खगोलीय पिंड के द्वारा बनाया गया थीटा आप ज्ञात कर लेंगे। तो आपके पास में पृथ्वी से खगोलीय पिंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों यहां पर आप जो खगोलीय पिंड है उसकी पृथ्वी की सतह से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये थी लंबन विधि। देखिए लंबन विधि का ही प्रयोग करते हुए हम किसी खगोलीय पिंड का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, उसका आकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई खगोलीय पिंड है और इसका हम, ये पृथ्वी की सतह है, तरीका वही है। अब की बार जो हमारे पास में चाप बनेगा वो थोड़ा सा उस पहले वाले की तुलना में अब की बार अपोजिट बनेगा। यहां से विद्यार्थियों हमारे को ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये वाली डिस्टेंस को मैं D ले लेता हूं। इधर वाली जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल d के बराबर तो लिखा था, बट ये स्मॉल d को उसको लिख रहा हूं मैं, हमारे पास में खगोलीय पिंड की त्रिज्या, ये जो D है वो है खगोलीय पिंड की त्रिज्या। ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। ये वाली जो डिस्टेंस है D हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे कि यहां पर पृथ्वी पर खड़े खड़े ही खगोलीय पिंड के एक सिरे तथा दूसरे सिरे के मध्य का कोण हम ज्ञात कर लेंगे। दोनों के बीच का जो कोण है उसको मैंने अल्फा से लिख दिया, जो कि हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये जो ट्राइंगल है
इसको हम चाप ले सकते हैं। जैसे यहां पर भी ये वाली जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, इस वाली सीधी दूरी को भी हम लगभग चाप के तुल्य ले सकते हैं, तभी तो ये कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पर भी वही हम अप्लाई करने जा रहे हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोण बराबर हम जानते हैं चाप बट्टे में त्रिज्या, तो यहां पर जो कोण है विद्यार्थी वो तो है अल्फा, और जो चाप है वो है डी, और जो त्रिज्या है वो है कैपिटल डी। तो यहां से हमारे पास में खगोलीय पिंड का व्यास आ गया है। खगोलीय पिंड का व्यास, तो खगोलीय पिंड का जो व्यास है स्मॉल डी बराबर आ गया आपके पास में अल्फा इंटू कैपिटल डी। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सरल तरीका है, ज्यादा इसमें केवल एक ही बिंदु से जो खगोलीय पिंड है उसके व्यास द्वारा बनाया गया जो कोण है वो हम ज्ञात कर लेंगे, या पृथ्वी से इस खगोलीय पिंड के बीच की दूरी यहां से इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। डी हमारे पास में है, अल्फा हमारे पास में है, फिर हम इस वृत्तखंड में कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या फॉर्मूला लगाकर स्मॉल डी की वैल्यू अल्फा इंटू डी फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा ये वाला एंगल, डी इससे पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, तो डी बराबर हमारे पास में अल्फा इंटू कैपिटल डी प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस पूरे वीडियो के अंदर आप लोगों को जो लंबाई है उसके मापन के बारे में बताया कि विभिन्न मात्रक हम यूज में लेते हैं, किस किस तरीके से हम यूज में लेते हैं। देखिए विद्यार्थी, कुछ यहां पर आप और भी देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि जैसे और भी हम विभिन्न तरीके के मात्रकों का प्रयोग करते हैं, तो उन मात्रकों को हम किस तरीके से पुट करेंगे वो देखते हैं। अभी विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मात्रक जो विभिन्न पद्धतियों से आते हैं, उनको मीटर के साथ में संबंधित करेंगे, आपस में रिलेशन स्थापित करेंगे। जैसे जो हमारे प्रचलित व्यवहारिक जीवन में एक मात्रक होता है इंच, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसके अलावा होता है एक पिट के अंदर होते हैं 12 इंच, और जब आप इंच की वैल्यू 2.54 पुट करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थी एक इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्यार्थी 30.48 सेंटीमीटर आएगा। तो एक पिट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर होता है। फिर हम बात करें एक मील, तो देखिए विद्यार्थी जो मील होता है वो 1609 मीटर का होता है, 1609 मीटर होते हैं इसमें। इसके साथ में हम बात करेंगे जैसे एक गज, तो जो एक गज होता है उसमें 3 पिट होते हैं। एक गज में कितने पिट होते हैं विद्यार्थियों? 3 पिट होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक पिट के अंदर सेंटीमीटर होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में मीटर में आ जाएगा। जब इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्यार्थियों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों 1728 गज होते हैं, एक मील के अंदर 1728 गज होते हैं। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक गज बराबर होता है 1728 गज, एक मील बराबर होता है ये गज। जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर हमारे पास में 1609 मीटर प्राप्त हो जाएगा, 1609 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी इस वीडियो में हमने लंबाई के विभिन्न मात्रक, विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा है। वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो गया है, आप लोगों को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।